तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एवरीबॉडी। आज हम सभी यहाँ पर देखने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और ये जो अपना सीरीज चल रहा है फिलहाल आप सबों के लिए MUPSC 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2021। तो इसी क्रैश कोर्स का ये एक पार्ट है जिसमें आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजों ने भारत में अपना विस्तार कैसे किया, उस पूरी कहानी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेसन में क्या क्या है। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो अपना ये जो टॉपिक है, सबसे पहले यहाँ पर बात समझना कि अंग्रेजों का जो विस्तार हुआ, जो वो चारों तरफ फैले, वो किस तरीके से फैले और उनका टोटल आप बोल सकते हो स्ट्रेटेजी क्या था या पॉलिसी क्या था, कौन से वैसे अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेजी लोग थे जो इस चीज के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने इस तरह से चारों तरफ फैलने का काम किया है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है क्लाइव का। क्लाइव, वॉरेन हस्टिंग, उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कॉर्नवालिस और बोल सकते हैं वेलेस्ली। ये सभी डलहौजी, ये सभी वैसे लोग हैं जिनकी वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पर षड्यंत्र, कूटनीति, रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, सारी चीजों का इस्तेमाल करके, जातिवाद, संप्रदायवाद, सारी चीजों का इस्तेमाल करके भारत में अपना एक कह सकते हो कि एम्पायर खड़ा किया, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ना जो क्लाइव है उसने फाउंडेशन तैयार किया है अंग्रेजी हुकूमत का। फिर वॉरेन हस्टिंग आया, इस फाउंडेशन को और मजबूत कर दिया। उसके बाद कॉर्नवालिस आया, वो इमारत बनाना शुरू किया था। वेलेस्ली इस इमारत के काम को पूरा कर देता है और बाद का जो गवर्नर जनरल जितना भी आया, वो इस इमारत को मेंटेन करके रखने का काम किया है। तो इस तरीके से भारत पे ये सभी लोग यहाँ पर बसे और भारत में अपना अंग्रेजी हुकूमत स्टार्ट चलाई। तो अंग्रेजों का जो नीति था उसे अगर हम लोग डिटेल्स में देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें तो तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला था डुअल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में एक्सपेंड किए हैं। दूसरा हो जाता है सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, और तीसरा हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तीन वो नीति है जिस पे चल करके अंग्रेजों ने भारत में अपने पूरे इमारत को तैयार किया, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा अपना डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। हिंदी में बोलेंगे द्वैध शासन, इंग्लिश में डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन। तो समझिए कहानी शुरू होता है ये द्वैध शासन का, डुअल गवर्नमेंट का 23 जून से। 23 जून 1757 इस डेट में इंडिया में एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें अंग्रेज बंगाल जीत गए इस युद्ध। और बंगाल पे अब जो भी रूलर बैठते थे वो अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल्ड होते थे, यानी पपेट रूलर बैठने लगे। तो इस प्लासी के युद्ध के बाद स्थिति जब गंभीर होने लगा तो बंगाल में एक और बगावत होता है, एक और युद्ध होता है, और वो 22 अक्टूबर को हुआ 1764 को, और ये कहलाया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध के बाद अंग्रेज लगभग में पूरा अधिकार बंगाल का ले लिए, चाहे वो सिविल राइट हो, चाहे वो मिलिट्री राइट हो, धीरे धीरे सब लेना शुरू कर दिए थे यहाँ पर से। और अंग्रेजों के हाथ में पूरी तरीके से सरकार आ चुकी थी। अंग्रेज यहाँ पर स्कीम लाए, क्या बोले, क्या कि बक्सर का युद्ध जब हुआ उसके बाद बोले क्या कि भाई यहाँ के राजाओं को कंट्रोल करके रखना होगा। कंट्रोल कैसे करें? तो उसके लिए अंग्रेजों ने स्कीम लगा दिया था यहाँ पर। अभी तक तो हो रहा था कि द्वैध शासन के नाम पर बंगाल से सिर्फ पैसा लिया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर नया व्यवस्था ला दिया गया। ये बोले कि हमारे खिलाफ लोग भड़के नहीं, राजे रजवाड़े भड़के नहीं, इसके लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना होगा। बक्सर के युद्ध के बाद ये मन बनाने लगे
कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना होगा। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन हाथ नहीं लिए थे, ये ना बोले लेना होगा। दूसरा, कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों उन्हें भारत के ट्रेडिशन से रूबरू कराना होगा ताकि यहाँ के ट्रेडिशन के खिलाफ ना चले जाएं और जनता बगावत ना करे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस द्वैत शासन में गवर्नमेंट को यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में क्या की थी, बनाई थी कि डिप्यूटी नवाब, गवर्नमेंट क्या की थी कि नवाब खुद की तरफ से हायर करवाने लगी थी, जो उसका मनपसंद व्यक्ति हो उसे ही गद्दी पर बैठा दी थी, तो वो नवाब कहला गया, नवाब। और एक बनाई थी डिप्यूटी नवाब। देखो, नवाब जो होता था इसके हाथ में होता था एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन डिप्यूटी नवाब के हाथ में होता था ओनली रिवेन्यू। इससे फायदा ये हुआ, अंग्रेजों को क्या चाहिए था, पैसा। डिप्यूटी नवाब पैसा उठा रहा, और ये डिप्यूटी नवाब कोई ना कोई अंग्रेजी ही होता था। दूसरा, अंग्रेजों को क्या चाहिए था कि कम से कम वर्कलोड हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में, वर्कलोड तो नवाब के हाथ में, जो कि देसी हुआ करता है। अब अगर कुछ भी कर, यहाँ पर नवाब को कुछ भी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, पैसा चाहिए, पैसा मांगेगा डिप्यूटी नवाब से, डिप्यूटी नवाब मना कर देता था, इसे पैसा मिल नहीं पाता था। तो इस तरीके से बंगाल का स्थिति होने लगा गड़बड़। राजा जिसके हाथ में नाम का पावर है, यानी जिसके पास पावर है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास पावर नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थिति बहुत गड़बड़ होने लगा, और बंगाल में बहुत अधिक कुपोषण, अराजकता, जितना भी बिजनेस था वो सब बर्बाद होना शुरू हो जाता है। ये था पहला स्कीम। अंग्रेजों का दूसरा स्कीम क्या है, सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। ये लेके आया था भैया, सबसे पहले अंग्रेज नहीं लाए थे, ये फ्रांसीसी लेके आए थे, और फ्रांसीसियों में जो लेके आए थे उनका नाम था डुप्ले। ये डुप्ले लेके आया, लेकिन वो चल नहीं पाया, तो बाद में वेलेजली से अडॉप्ट कर लिया इस पॉलिसी को, और वेलेजली इसे कैरी ऑन कराता है। इस संधि के तहत क्या था, अंग्रेज बोलते थे, कोई भी देसी रियासत के पास गए, बोले कि देखो भाई साहब, आप हो देसी रियासत, आपके सिपाही भी है देसी। अब जब युद्ध में हम लोग जाते हैं तो समस्या हो जाता है, हम आपकी सेनाओं को मदद करने जाते हैं, आपकी सेनाएं पहनते हैं धोती, अब युद्ध में धोती संभाला या बंदूक, ये वाला स्थिति बन जाता है। तो बेहतर है कि ना आप मत करो ये सब, आप सेना होना मत रखो, हम आपको आर्मी देंगे। क्या क्या था स्कीम, देखो अंग्रेजी से बोली कि हम आपको देंगे, सबसे पहला क्या, आर्मी देंगे अपना, उसका आप पे कर देना, बदले में आपको क्या देना होगा, पैसा देना होगा। दूसरा, एक कैंट यानी कैंटोनमेंट बनवाना होगा, छावनी जहां पे हमारी आर्मी रह सके। हमारा एक ऑफिसर आपके कोर्ट में रहेगा हमेशा। दूसरा, आपका जितना भी इंटरनल मैटर है वो आपके हाथ में, लेकिन आपका एक्सटर्नल मैटर हमारे हाथ में। आप किसी भी दूसरे देशी रियासत या कंपनी या कंट्री के साथ ना ही ट्रीटी कर सकते हो, ना ही आप युद्ध लड़ सकते हो बिना हमारे इजाजत के। तो देसी राजा रजवाड़े भी बोले कि बढ़िया है यार, टेंशन वेंशन खत्म हो जाएगा, पैसा लगेगा, बदले में सिक्योरिटी तो मिल रहा है, तो सभी अपनाने लगे। और अपनाने वालों में नाम आता है सबसे पहले हैदराबाद का, उसके बाद नाम आता है मैसूर का, उसके बाद आता है तंजौर का, फिर आ जाता है अवध। इस तरह से पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये सभी आगे बढ़ते गए। सब्सिडरी लाइन से नुकसान क्या होगा, अब देखो जो देसी रियासत थे अपने ट्रेडिशनल आर्मी को हटा दिए, ट्रेडिशनल आर्मी को हटा दिए, अब ये सभी अनएम्प्लॉयड हो गए। दूसरा, जो भी नए नए आर्मी को रिक्रूट किया गया था उनको पैसा जितना दिया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा अंग्रेज उठा रहे थे, अंग्रेज उससे बिजनेस कर रहे थे। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं अंग्रेज हमारे खर्चे पर अपना सिक्योरिटी तैयार किए, है ना, पैसा हम लोग पे कर रहे हैं और लाभ एक्चुअल में वो उठा रहे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि जैसे मान लो ये एक्स नाम का एक रियासत है,
इसका अपना कोई आर्मी नहीं, सारा आर्मी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। कल दिन अंग्रेज अगर इस पे धावा भी बोल दे तो एक कुछ नहीं कर पाएगा, इसके पास तो अपना आर्मी ही नहीं। तो अंग्रेजों का एक सोचा समझा गया स्कीम था। ऐसे में अंग्रेजों का पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था और काम भी बन रहा था। तीसरा स्कीम था अंग्रेजों का, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलता है? ये बोलता है, डलहौजी लेके आया था, ये बोलता है कि अगर देखो अभी तक क्या था ना कि कोई भी राजा अगर अपना संतान नहीं हो तो बच्चे अडॉप्ट कर लेते थे। ये बोल दिया आप कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, सीधा बोल दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि अगर आप कोई भी बच्चा अडॉप्ट करोगे, अगर कोई राजा है, किंग है, इसका अपना ब्लड चाइल्ड हो गया, ब्लड चाइल्ड तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसको अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी बना देगा। लेकिन अगर ब्लड चाइल्ड नहीं हुआ तो ये किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अडॉप्ट तो कर सकते हो, लेकिन उसे अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर नहीं बना सकते, वो राजा नहीं बन सकता। और तब क्या होगा, इस राजा के मरने के बाद फिर आपका रियासत अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। अब ये भाई करे भी करे क्या, इसके पास बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि अंग्रेजों के साथ किए हुए थे पहले ही सब्सिडरी अलायंस, तो अपनी आर्मी तो बची नहीं थी कि युद्ध लड़ पाए। झांसी की रानी का जो युद्ध हुआ था ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से हुआ था। तो ये डलहौजी लेके आया, जिसमें सबसे पहले सतारा झांसी में आया, सतारा को पहले वो हटाए, फिर जैतपुर, संबलपुर, उस तरह से उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सभी धीरे धीरे अंग्रेजों के झांसी में आ गया। और इस तरह से अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करते रहे। तो ये अंग्रेजों का 3 स्कीम था जो कि हम लोग स्टार्टिंग में आज देखें। सबसे पहला तो डुअल गवर्नमेंट, दूसरा हम लोग देख सकते हैं सब्सिडियरी अलायंस, तीसरा हम बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये 3 स्कीम के द्वारा अंग्रेज भारत में पूरा का पूरा साम्राज्य अपने हाथ में यानी पावर अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। अब जिस एरिया पे अंग्रेजों का हुकूमत हो जाए वहां पर अंग्रेज टैक्स लेना शुरू कर दे, वो टैक्स के पैसे फिर हमें दे, बदले में हमसे रॉ मटेरियल ले ले, यानी हमारे ही पैसे से हमारा माल खरीद ले, और बाद में अंग्रेज फाइनल प्रोडक्ट लेके आए वो हमें बेच दे और फिर बदले में पैसा ले लें। तो अंग्रेजों के पास बैक टू बैक मनी जाने लगा और यही कहलाता है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, जो कि आगे क्लास में हम जानेंगे। तो उम्मीद है आप सबों का आज का लेसन पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।